नमस्कार। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम असहयोग आंदोलन जो कि गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया प्रथम बड़ा जन आंदोलन था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 1945 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटने से लेके 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल तक गांधी ने सफल प्रयोग किए और राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ जनता का रुझान पैदा किया। इसके पश्चात कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने कि गांधी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की प्रेरणा दी। हम असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि अर्थात उसके कारणों के बारे में चर्चा करते हुए थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय एक और तो ब्रिटिश सरकार ने मॉन्टेग्यू घोषणा की थी, जिसके द्वारा कि भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देने की बात की जा रही थी, तो दूसरी ओर सरकार आतंकवादियों और क्रांतिकारियों का कठोरतापूर्वक दमन कर रही थी। इसी दिशा में सरकार का एक कार्य था। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन जो कि क्रांतिकारी उपायों को रोकने के लिए तरीके सुझा सके। समिति ने कठोर नियमों की सिफारिश की। उदाहरण के लिए किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर ही बंदी बनाया जा सकता था, उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकती थी, उस पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसे दंडित किया जा सकता था। समिति की रिपोर्ट अप्रैल 1818 में आई। भारतीय नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास कर दिया। भारतीयों ने इस कानून को काला कानून कहा और इसका विरोध किया और इस कानून का वास्तविक स्वरूप दिखाने के लिए एक नारा दिया गया, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक, इन सभी ने कानून के विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दे दिया। गांधी ने भी इसका विरोध किया। गांधी के ही सुझाव पर कांग्रेस ने पूरे देश में कानून का विरोध करने के लिए हड़ताल का आह्वान किया। फलस्वरूप दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, मुल्तान, जालंधर, अहमदाबाद इत्यादि जगहों में हड़ताल एवं प्रदर्शन किए गए तथा सभाएं की गई। सरकार ने विरोध को दबाने के लिए कठोर दमन प्रारंभ किया। अनेक स्थानों पर निहत्थी भीड़ पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें अनेक व्यक्ति मारे गए। सबसे भीषण स्थिति पंजाब की थी। वहां की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए जब गांधी ने पंजाब जाने की योजना बनाई तो सरकार ने गांधी के पंजाब प्रवेश पर रोक लगा दिया। पंजाब के उप गवर्नर जनरल ओडायर ने पूरे पंजाब में आतंक का राज्य स्थापित कर दिया। इसी बीच 9 अप्रैल को रामनवमी के त्यौहार पर हिंदू मुसलमानों ने एक संयुक्त जुलूस निकाला, जिससे घबरा करके सरकार ने 2 प्रमुख नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार करके अमृतसर से निर्वासित कर दिया। इससे लोगों का विरोध और अधिक बढ़ गया और इस निर्वासन का विरोध करने के लिए एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिस पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। क्रुद्ध भीड़ ने भी अनेक सरकारी भवनों, पोस्ट ऑफिसों, बैंकों में आग लगा दी तथा कुछ अंग्रेजों की हत्या कर दी। निसहाय पुलिस देखती रह गई। अप्रैल 1919 में ही एक भीषण नरसंहार हुआ, जिसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। जन आक्रोश पर नियंत्रण लगाने के लिए जनरल डायर 11 अप्रैल को अमृतसर पहुंचा। उसने आते ही पूरे अमृतसर में सैनिक कानून लागू कर दिया। बिना उसकी घोषणा के अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। 13 अप्रैल की संध्या को जलियांवाला बाग में नेताओं के निर्वासन और पुलिस ज्यादतियों के विरोध में
एक सभा बुलाई गई। इस तथाकथित बाग में प्रवेश करने के लिए केवल एक ही रास्ता था। चारों तरफ मकानों से घिरा हुआ बाग वास्तव में बाग नहीं होकर जमीन का एक टुकड़ा था, जिसमें उस समय सिर्फ एक कुआं, एक समाधि और 3 वृक्ष थे। मुख्य रास्ते को छोड़कर आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसी संकीर्ण रास्तों वाले बाग में करीब 20,000 व्यक्ति उपस्थित हुए। भीड़ पूरी तरह से नियति थी। अनेक व्यक्तियों की गोद में बच्चे थे। महिलाएं भी इस सभा में शामिल हुई। सभा की कार्यवाही के बीच ही करीब 5 बजे जनरल डायर 100 सिपाहियों और 2 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ वहां पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार के दोनों तरफ सैनिकों को खड़ा करके बिना किसी चेतावनी के शांत भीड़ पर गोली चलवा दी। भीड़ में भगदड़ मच गई। बाहर जाने का रास्ता बंद था और अंदर गोलियां चल रही थी। करीब 1000 व्यक्ति मारे गए। घायलों की तो कोई गिनती ही नहीं है। मृतकों और घायलों को उसी अवस्था में छोड़कर डायर वहां से चलता बना। घायलों के इलाज का कोई प्रबंध नहीं किया गया। 14 अप्रैल की स्थिति शांत रहने के बावजूद 15 अप्रैल को अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की घटनाओं की खबर बाहर नहीं आने दी गई। पंजाब में बाहर से आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बावजूद प्रशासन को संतोष नहीं हुआ। जनता पर अमानुषिक अत्याचार किए गए। सार्वजनिक तौर पर लोगों को कोड़े लगाए गए। पेट के बल लोगों को रेंग कर चलने के लिए मजबूर किया गया। विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों पर अत्याचार हुए। यहाँ तक कि एक बारात की भी पिटाई हुई। अमृतसर की इन घटनाओं की पंजाब में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। उधर सरकार जनता ने यह सोचा कि शायद डायर के कामों की आलोचना होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटेन में उसे 30,000 डॉलर की एक थैली और तलवार भेंट की गई। इससे भारतीयों में असंतोष और अधिक बढ़ गया। कांग्रेस ने एक जांच समिति नियुक्त की। यह समिति भी डायर के कार्यों को उचित नहीं ठहरा सकी। डायर के लिए कहा गया कि डायर ने पंजाब बचा लिया और भारत को खो दिया। अमृतसर की घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गांधी ने भी कहा था कि प्लासी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी और अमृतसर ने उस नींव को हिला दिया। तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और उसके विरोध में जो हुआ जलियांवाला बाग की घटना, ये महत्वपूर्ण कारण हुआ सहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए। अब अगला एक महत्वपूर्ण कारण है खिलाफत आंदोलन। अमृतसर की घटना के अतिरिक्त खिलाफत का प्रश्न भी भारतीय राजनीति का एक ज्वलंत प्रश्न बन गया था। सहयोग प्रारंभ करने के पीछे इसकी भी पृष्ठभूमि रही। पहले हम ये देखते हैं कि खिलाफत क्या है। तुर्की का खलीफा पूरे विश्व के सुन्नी मुसलमानों का धर्मगुरु माना जाता था। इस्लामी जगत में उसकी प्रतिष्ठा पैगंबर के बाद सबसे अधिक थी। इसीलिए भारतीय मुसलमान भी भावनात्मक और धार्मिक बंधनों से उसके साथ जुड़े हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होते ही भारत के मुसलमान एक अजीब सी दुविधा में फंस गए। युद्ध प्रारंभ होने तक मुस्लिम संप्रदाय ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार था। अंग्रेजी सरकार ने मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रलोभन भी दिया। युद्ध काल में लॉर्ड जॉर्ज, जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसने कहा कि तुर्की की अखंडता और सार्वभौमिकता बनाई रखी जाएगी। तुर्की ने जर्मनी के साथ मिलकर ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तब जर्मनी और तुर्की दोनों ने समर्पण कर दिया।
जैसे ही युद्ध में ब्रिटेन और मित्र देश विजयी हुए, ऑटोमन साम्राज्य और तुर्की के खलीफा के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया। इंग्लैंड और फ्रांस ने अन्य विजित शक्तियों के साथ मिलकर साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के उकसावे पर अरबों ने भी खलीफा के विरुद्ध बगावत कर दी। इस्लाम की पवित्र भूमि अरब देश पर अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने मैंडेट पद्धति द्वारा अधिकार कर लिया। इन घटनाओं ने भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति क्रोध की भावना भड़का दी। वे तुर्की के सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना के लिए कटिबद्ध हो गए। एक आंदोलन प्रारंभ हुआ भारत में, जिसे कि खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। इसका उद्देश्य था खलीफा की शक्ति और सर्वोच्चता को स्थापित करना। प्रतिक्रियावादी आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था, लेकिन शीघ्र ही यह एक साम्राज्यवाद विरोधी और राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। खलीफा के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। जगह जगह खिलाफत कमेटियां बनाई गई, जिनका उद्देश्य तुर्की साम्राज्य के बंटवारे के विरुद्ध और खलीफा के पक्ष में जनमत तैयार करना एवं आंदोलन चलाना था। दिसंबर 1918 में कांग्रेस और लीग की बैठकें एक साथ हुई। कांग्रेस की ओर से हकीम अजमल खान ने खिलाफत का समर्थन किया। खिलाफत के प्रश्न ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को निकट ला दिया और हिंदू मुस्लिम एकता की भावना को और अधिक दृढ़ किया। गांधी के साथ साथ तिलक ने भी इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने और मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ आकृष्ट करने का मौका समझा। गांधी खिलाफत आंदोलन को सत्य और न्याय पर आधारित समझते थे, इसलिए उन्होंने इसे अपना समर्थन दिया। 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन के वे अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने भारत सरकार को धमकी दी कि यदि खलीफा के साथ न्याय नहीं किया गया तो वे सरकार के साथ असहयोग करेंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि खिलाफत का प्रश्न संवैधानिक सुधारों और पंजाब की घटनाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वायसराय से एक प्रतिनिधिमंडल मिला, मांगे रखी, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। इसीलिए जून 1920 में इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने असहयोग का निर्णय किया और इस निर्णय में यह तय किया गया कि सरकारी उपाधियां और सम्मान को लौटाया जाएगा, नागरिक, पुलिस और सैनिक सेवा से त्यागपत्र दिया जाएगा एवं कर नहीं दिया जाएगा। 28 जुलाई को गांधी ने 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। उसी दिन से खिलाफत के प्रश्न, पंजाब की घटनाओं एवं स्वराज के उद्देश्य, इन 3 प्रमुख बातें, खिलाफत, पंजाब की घटनाएं एवं स्वराज का उद्देश्य को लेकर असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ कर दिया गया। खिलाफत कमेटी ने भी असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। असहयोग और खिलाफत आंदोलन चले तो साथ साथ थे, लेकिन असहयोग आंदोलन के बढ़ते प्रभाव में खिलाफत आंदोलन दब गया। खिलाफत के नेताओं को भी असहयोगियों के समान सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा। उनकी संस्था गैर कानूनी करार दी गई एवं प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। असहयोग आंदोलन के ही समान ऊपरी तौर पर खिलाफत आंदोलन भी विफल हो गया। तुर्की के सुल्तान की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। इतना ही नहीं, तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया।
इससे खिलाफत का प्रश्न समाप्त हो गया। 1924 तक यह आंदोलन समाप्त हो गया। अनेक आलोचकों ने खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के गांधी के प्रयासों को एक राजनीतिक भूल माना है। इन घटनाओं के अतिरिक्त युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुए आर्थिक संकट, अकाल, महामारी, 1919 के सुधारों से व्याप्त असंतोष का वातावरण, किसानों मजदूरों के आंदोलन, सरकार की दमनपूर्ण नीति, भारत में राष्ट्रीयता की बढ़ती भावना का उचित प्रयोग करने की इच्छा ने भी असहयोग आंदोलन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कर दिया। अब है असहयोग आंदोलन की किस तरह से तैयारी की गई, किस तरह से लोगों ने अपना जो असहयोग है वो सरकार से व्यक्त किया। 1 अगस्त 1942 को खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में गांधी के असहयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया। बहिष्कार और असहयोग की रूपरेखा भी तैयार की गई। असहयोग के 2 पक्ष थे, रचनात्मक एवं विध्वंसात्मक। पहले वर्ग में स्वदेशी को प्रोत्साहन देने, असहयोग आंदोलन के लिए तिलक कोष में 1 करोड़ की राशि एकत्र करने, स्वयंसेवकों का दल तैयार करने, चरखा एवं कताई बुनाई का प्रचार करने, राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करने, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने, अस्पृश्यता का निवारण करने आदि महत्वपूर्ण कार्यों को रखा गया। विध्वंसात्मक कार्यों में सरकारी उपाधियों एवं पदों का त्याग करने, स्थानीय संस्थाओं से त्यागपत्र, सरकारी दरबारों, उत्सवों, समारोहों का बहिष्कार, सरकारी शिक्षण संस्थाओं एवं अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं मेसोपोटामिया युद्ध में भर्ती होने से इनकार करने को कहा गया। 1920 में होने वाले चुनावों के बहिष्कार की योजना भी बनाई गई तथा आवश्यकता पड़ने पर कर नहीं देने का भी निश्चय किया गया। इस प्रकार नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन ने कांग्रेस के रूप में परिवर्तन लाकर उसे भारतीय जनता की कांग्रेस बना दिया। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी के हाथ में था। उनके देखा देखी अनेक प्रभावशाली नेता इस आंदोलन में शामिल हुए। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे अनेक व्यक्तियों ने सरकारी उपाधियां लौटा दी। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रसिद्ध वकीलों ने वकालत छोड़ दी। हजारों छात्रों ने स्कूलों कॉलेजों से अपना नाता तोड़ लिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ एवं विदेशी वस्त्रों की होली चलाई गई। घर घर में चरखा की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। अनेक राष्ट्रीय विद्यालय, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, जामिया मिलिया इत्यादि की स्थापना हुई। लाखों की संख्या में स्वयंसेवक तैयार हुए और शीघ्र ही तिलक कोष में वांछित राशि जमा हो गई। जगह जगह प्रदर्शन और हड़ताल हुए। 1921 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन ने व्यापक रूप धारण कर लिया। इसी दौरान नवंबर 1921 में ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ चार्ल्स बम्बई पधारे। उनके आगमन के विरोध में जुलूस निकाले गए, प्रदर्शन और हड़ताल हुई। इसे दबाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें अनेक व्यक्ति मारे गए। सरकार ने आंदोलनकारियों का दमन करने का निश्चय किया। कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया। हजारों की संख्या में स्वयंसेवक एवं नेतागण गिरफ्तार किए गए। मोहम्मद अली, शौकत अली, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाजपत राय सभी गिरफ्तार कर लिए गए।
लोग स्वेच्छा से गिरफ्तार होने लगे। इतने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए कि जेलों में बंद कैदियों को रखने के लिए स्थान नहीं बचा। 1921 ईस्वी तक गांधी को छोड़कर सभी नेता बंदी बना लिए गए। इसके बावजूद आंदोलन कमज़ोर नहीं पड़ा। फरवरी 1922 में गांधी ने वायसराय को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि अगर सरकार अपना दमन चक्र बंद नहीं करेगी तो बाध्य होकर उन्हें बारदोली में अपना नया आंदोलन प्रारंभ करना पड़ेगा। सरकार के समय यह विकट स्थिति थी। इसी बीच 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घटी। पुलिस ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। इससे जब उनकी गोलियां समाप्त हो गई तो सिपाही भागकर थाने में जा छुपे। उग्र प्रदर्शनकारियों ने थाने में आग लगा दी। इस घटना में अनेक पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी को इस हिंसात्मक घटना से अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने तत्काल असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। उनके इस निर्णय से सर्वत्र निराशा और क्षोभ व्याप्त हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा यह राष्ट्र के दुर्भाग्य के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन गांधी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया क्योंकि वे समझते थे कि सभी नेताओं के जेल जाने से जनता दिशाहीन एवं हिंसक हो गई थी और हिंसा के द्वारा वह सरकार का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अतः आंदोलन का बंद कर देना ही उचित था। अब हम देखते हैं कि इसका क्या महत्व और प्रासंगिकता थी। अपने घोषित उद्देश्यों में असहयोग आंदोलन आंशिक रूप से ही सफल रहा। विधानसभाओं के बहिष्कार में असफल रहा। कांग्रेस के सदस्यों ने चुनाव में भाग नहीं लिया, लेकिन वे मतदान एवं निर्वाचन बंद नहीं करवा सके। पंचायत की प्रणाली का भी न्यायिक व्यवस्था पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। सरकारी उपाधियां लौटाई गई, लेकिन सरकारी स्वयंसेवकों की संख्या में कमी नहीं आई। अपने रचनात्मक कार्यों में इसे अवश्य सफलता मिली। आंदोलन की सबसे अधिक सफलता इस बात में है कि इसने कांग्रेस को एक नई दिशा प्रदान की, साम्राज्यवाद पर आघात किया और पूरे देश में राष्ट्र प्रेम एवं बलिदान की भावना को व्यापक बना दिया। इस आंदोलन के स्थगन ने गांधी की लोकप्रियता घटा दी। एक प्रकार से गांधी का निर्वासन हो गया। शीघ्र ही 10 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार करके उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें 6 वर्ष की जेल की सज़ा दी गई।